Principle of natural justice. What are the principle of natural justice? Discuss. It is the basic principle of natural justice that the deciding authority should be without bias. Define the term bias and analyze its different types. What is meant by the principle of natural justice? Elaborate R.D. Artram Partram. दो असूल हैं, फितरी इंसाफ के तकाजे तब पूरे होते हैं जब इन दो असूलों को फॉलो किया जाए। एक तो बायस का असूल है जिसे हम कहते हैं नीमो जुडेक्स काजा सुआ, यानी कोई शख्स अपने मामले में ख़ुद जज नहीं हो सकता। अपना मामला कौन सा होता है जिसमें उसका इंटरेस्ट वाबस्ता हो जाए। नवाज़ शरीफ ने एतराज़ किया था कि मुझे इस अदालत से नहीं करवाना क्योंकि ये मुतासिब हो चुका है, इसका इंटरेस्ट पार्टी के साथ वाबस्ता है जो कि मेरी मुखालिफ पार्टी है। इसी तरह जरदारी ने भी एतराज़ किया था। फिर R.D. आट्रम पाट्रम है, यानी कि जब इंसाफ किया जाए तो फिर अदालत का काम है कि वो दूसरी साइड को भी सुने, एक तरफा सुन के फ़ैसला ना सुनाए। Introduction. It is beyond doubt that there are certain canons of judicial conduct to which all tribunals and persons who have to give judicial or quasi-judicial decision ought to conform. कुछ असूल हैं जिसको फॉलो करना ज़रूरी होता है, कैनन असूलों को कहते हैं। जब भी हमारा नीम अदालती या अदालती निज़ाम इंसाफ कर रहा हो तो फिर इन असूलों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। द ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रिंसिपल्स इज़ डिमांडेड बाय आवर रेशनल सेंस ऑफ जस्टिस। उसमें ये चीज़ें लाजमी ऑब्ज़र्व होती हुई दिखाई देनी चाहिए, अदरवाइज़ हम समझेंगे कि इंसाफ नहीं हुआ, इंसाफ के फितरी तकाजे पूरे नहीं हुए। नेचुरल जस्टिस इज़ नोन एज सब्सटेंशियल जस्टिस, ज़रूरी ताकीदी जस्टिस, फंडामेंटल जस्टिस बुनियादी इंसाफ, यूनिवर्सल जस्टिस कायनाती इंसाफ, और फेयर प्ले या बिल्कुल शफाफ निज़ाम, अदालती निज़ाम का शफाफ होना। इन दो असूलों पर इसका ताल्लुक़ है। अगर ये पूरे हैं तो हम समझेंगे इंसाफ हो रहा है। अब दरमियान में छोड़ दें सारा, फिर आप आ जाएं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अंडर ट्रेडिशनल इंग्लिश लॉ। इस हेडिंग पे आ जाएं, दरमियान में तकरीबन 1-1.5 पेज है, ये छोड़ दें। नीमो जुडेक्स काजा सुआ, ये इसने ज़्यादा बड़ा लिखा हुआ है, ये वाला मैगज़ीन आप इसे चेंज कर लें। नीमो जुडेक्स काजा सुआ, नो मैन शैल बी अ जज इन हिज ओन कॉज। कोई भी शख्स अपने मामले में जज नहीं हो सकता। इसे रूल ऑफ बायस भी कहते हैं। अकेला भी ये आ सकता है, यही लिखा हुआ जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ी है ये भी लिखी हुई आ सकती है, या ये भी आ सकता है नो मैन शैल बी अ जज इन हिज ऑन कॉज या ऑन केस, ये भी लिखा हुआ आ सकता है। या यूं भी आ सकता है कि बताएं ये बायस क्या होता है और बायस की अक़साम क्या होती हैं, तो फिर आपने यही वाला प्रिंसिपल लिख देना है। ये पहला असूल है नेचुरल जस्टिस का। दूसरा असूल है R.D. आट्रम पाट्रम, यानी हियर द अदर साइड। अब हम पहले डिस्कस करते हैं बायस को। बायस आर इंटरेस्ट, OR नो मैन शैल बी अ जज इन हिज ऑन केस या ऑन काज। कोई भी शख्स ऐसे मामले में जज नहीं हो सकता जो उसका ज़ाती हो, यानी जिसमें उसे कोई मफाद हो, इंटरेस्ट या बायस, या उसमें उसका कोई तासुब मौजूद हो। पीपल्स पार्टी का बंदा है तो वो अगर नून लीग के बंदे का करेगा तो साफ ज़ाहिर है वो ना चाहते हुए भी मुतासिब होगा। इसी तरह PTI का है तो वो PP का अगर कोई बंदा है सामने तो वो ना चाहते हुए भी उसके फ़ैसले के अंदर तासुब नज़र आएगा, तो उसको बेंच से अलग हो जाना चाहिए। और जो उसमें लोग शामिल हों वो बिल्कुल इम्पार्शियल हों, जिनका किसी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक़ ना हो।
लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ये जितनी हमारी हायर जुडिशरी होती है वो पार्टियों से ही उसकी कोई ना कोई एफिलिएशन होती है, फिर ही इनके नाम रिकमेंड होके जाते हैं एज अ जस्टिस, फिर उन्हीं को तैनात किया जाता है। नो वन शैल बी अ जज इन हिज ओन केस, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट मैनिफेस्टली एंड अनडाउटेडली बी सीन टू बी डन। इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, बल्कि इंसाफ शक व शुबा से बालातर होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। जजेस लाइक सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन, जज को शक व शुबा से बालातर होना चाहिए। Bias explained. The judge should be impartial and neutral and must be free from bias. जज आज़ाद हो, खुद मुख्तार हो, तासुब से पाक हो। He is supposed to be indifferent to the parties to the controversy, जिनका उसके पास मामला आया हुआ है, यानी जो कंट्रोवर्सी उसके पास आई हुई है उसका उससे कोई ताल्लुक ना हो, वो बिल्कुल डिफरेंट हो उसे। He cannot act as judge of a cause in which he has some interest. ऐसे मामले में वो जज नहीं हो सकता जिसमें उसका मफाद वाबस्ता हो। It is well settled principle that justice should not only be done but manifestly and undoubtedly be seen to be done. इंसाफ का ये असूल है कि इंसाफ होता हुआ दिखाई देना ज़रूरी है। ये तासुब कितनी तरह का हो सकता है? पेक्यूनरी बायस, यानी पैसा भी लिया हुआ हो तो फिर भी वो साफ ज़ाहिर है तासुब पैदा हो जाएगा। पर्सनल बायस, कोई रिश्तेदारी हो, कोई पार्टी एफिलिएशन हो। बायस टू द सब्जेक्ट मैटर, यानी वो जो उसके पास मामला आया हुआ है उस मामले से उसका कोई ताल्लुक़ रहा हो, लाइकिंग डिसलाइकिंग पाई जाती हो। प्री कंसीव्ड नोशन बायस, कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान के अंदर फितरी तौर पे मौजूद होती हैं, जिसके मुतालिक उसका गुमान होता है ये ठीक है या ये गलत है। ऐसे मामले में भी वो तासुब से बालातर नहीं होता। कोई डिपार्टमेंटल बायस है या एक्टिंग अंडर डिक्टेशन है, किसी से पूछ के अगर फ़ैसला करने वाला है, तो ये सारे तासुब हैं। यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग करके इस तक के जो पोर्शन है उसको पढ़ लें, समझ लें, आपको यहाँ पे ये क्लियर हो जाना जो मैंने बताया है। ये सारी हेडिंग्स पढ़ लें, उसके बाद आरडी आर्ट्रम पार्ट्रम पे आ जाए। ये सुनने के बाद आरडी आर्ट्रम पार्ट्रम ये अलग भी आ सकता है एग्ज़ाम में, ये 20 नंबर का पूरा क्वेश्चन आ सकता है कि आरडी आर्ट्रम पार्ट्रम क्या होता है, कि दूसरी साइड को सुनना कितना ज़रूरी होता है। अगर नहीं सुना जाता तो इसका मतलब होता है इंसाफ के फितरी तकाज़े पूरे नहीं हुए। इस मैगज़ीन के दो हिस्से हैं, एक तो ये कि नोटिस प्रॉपर किया जाए, यानी दूसरे पार्टी को बुलाया जाए और बुलाना भी मुकम्मल तरीके से हो, और दूसरा हियरिंग, उसे सुना जाए। नोटिस इफ़ेक्टिव हो, उस शख्स तक पहुँचे भी सही जिसको बुलाना है, उसे सफिशेंट टाइम भी दिया जाए। ये ना हो कि वो कराची बैठो उसे कहा जाए कल आप पहुंच जाओ या आज शाम तक पहुंच जाओ, नहीं, उसे प्रॉपर टाइम दें, अदरवाइज समझा जाएगा कि नोटिस नहीं किया गया। नोटिस का मुकम्मल होना ज़रूरी है, उसमें लिखा हो कि भाई कि आपको किस लिए बुलाया जा रहा है, क्या है, किस मामले में, कब पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है। क्लियर हो, अनएम्बिगियस हो, कोई चीज़ उसमें शक वाली ना हो, बिल्कुल वाजे हो, किसी चीज़ को भाम में ना रखा जाए। उसको ख़ुद को दिया जाए, वो नहीं है उसके घर के करीब चस्पा किया जाए, उसके घर के एडल्ट बंदे को दिया जाए। फिर हियरिंग है दूसरा स्टेप, कि उसे सुना जाए, सुनते हुए उसे बिल्कुल आज़ादी से सुना जाए, उसका वो क्या कहता है उसे सुन लें, उसकी शहादत भी लें, वो जितने डॉक्यूमेंट लेता है वो डॉक्यूमेंट भी उससे लें, देता है वो डॉक्यूमेंट भी उससे ले लें सबूत के तौर पे। और क्रॉस एग्ज़ामिन जो करना चाहे वो दूसरे गवाहों को क्रॉस एग्ज़ामिन भी करने दें।
यानी उसमें ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि वो जो कहना चाहते हैं वो सुना जाए, वो जो गवाही देना चाहते हैं वो गवाही भी ली जाए, वो जो डॉक्यूमेंट जमा करवाना चाहते हैं सबूत के तौर पे वो भी लिए जाएं, उसे मुखालिफ के गवाह के ऊपर क्रॉस एग्ज़ामिनेशन का भी हक होना चाहिए ताकि वो अपने मामले को अदालत के सामने क्लियरली पेश कर सके। लेकिन ये असूल कुछ जगहों पे लागू नहीं होता। अगर लेजिस्लेटिव एक्ट हो या कोई नेसेसिटी का मामला हो या कोई एमरजेंसी का मामला हो या प्रिवेंटिव एक्शन लेना हो, जैसे मुहर्रम का मौका और किसी ऐसे आलिम को जेल भेजना हो जो इस मौके पे ऐसी तकरीर करता है या ऐसा बयान देता है जिससे मामला ख़राब होता है, तो उसे फौरी तौर पर जेल भेज दिया जाएगा उसे सुने बगैर। एमरजेंसी है या स्टैट्यूटरी एक्सकल्शन है, बहावलपुर वाला जिस तरह रोड बन रहा है, हर पार्टी का है, हमें बुलाया जाए, हमें सुना जाए, फिर हमें उसकी कंपनसेशन पे की जाए, तो फिर ये रोड कई सालों में बनेगा जिस तरह पहले एक टुकड़ा बना है। तो ये इन मामलात के अंदर ये अप्लाई नहीं होगा, वैसे आम तौर पर अप्लाई होगा।